नमस्ते दोस्तों। दिनांक 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 बजे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने अपनी सबसे बड़ी अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान 3 को सतीश धवन स्थान विज्ञान केंद्र से लॉन्च किया है। और इस बार ISRO के सफल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि इस बार ISRO ने सॉफ्ट लैंडिंग का पूरा ध्यान रखा है, क्योंकि पिछली बार चंद्रयान 2 की लैंडिंग में ही फेल हुआ था। और अगर इस बार ISRO मून के साउथ पोल पर सक्सेसफुली लैंड कर जाता है तो भारत बन सकता है वर्ल्ड्स फर्स्ट कंट्री विच एक्सप्लेन्स द हिस्ट्री ऑफ मून एंड अर्थ टू द होल वर्ल्ड। लेकिन चंद्र पर लैंडिंग का सक्सेस रेशियो केवल 27% है, जो मंगल ग्रह के लैंडिंग सक्सेस रेशियो से कम है, क्योंकि चंद्र मंगल से कहीं ज्यादा पास है। सिर्फ 3 दिन लगते हैं साउथ मून तक पहुंचने में, और इन्हीं 3 दिनों में चंद्र की सटीक स्थान ट्रैक करना और उस पे स्पीड से लैंड करवाना इस बारी इजीली नहीं होगा। और लैंडर जहां लैंड करने वाला है वहीं सबसे ज्यादा क्रिएटर, पहाड़ियां और रॉक्स हैं, तो यह मिशन आसान तो नहीं होने वाला। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि ISRO इस मुश्किल मिशन को कैसे अंजाम देगा और लैंडर में कौन सी हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, ताकि इस बार भारत अपना झंडा चंद्र पे डाल के ही वापस आए। पूरी दुनिया में कुल 77 स्पेस एजेंसियां हैं, और इन 77 में से सिर्फ 11 स्पेस अंतरिक्ष एजेंसियों ने ही चांद की मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। और इन 11 में से सिर्फ 3 देश अमेरिका, रूस और चीन ने ही चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। दूरी की कमी और समय की कमी के कारण चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कठिन है, लेकिन स्पेसक्राफ्ट की उच्च गति भी लैंडिंग को और कठिन बना देती है। इसे ऐसे समझो कि चांद की दूरी कम होने की वजह से स्पेसक्राफ्ट को तत्काल में टर्न लेना पड़ता है चांद तक पहुंचने के लिए, लेकिन जब स्पेसक्राफ्ट अर्थ की एस्केप वेलोसिटी से बाहर निकलता है तब उसकी गति होती है 11,186 मीटर प्रति सेकंड की, और इतनी गति पर चांद की तरफ टर्न लेना चुनौतीपूर्ण होता है ISRO के लिए। इतना ही नहीं, चांद पर लैंड करने में और भी कई चुनौतियां हैं। उनमें से एक है थ्रस्टर्स पर आने वाला पेलोड, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि चांद पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, बल्कि वहीं मंगल पर थोड़ा वायुमंडल तो है, और इसी वायुमंडल से पैदा होने वाला फ्रिक्शन लैंडिंग को आसान बना सकता है। लेकिन चांद पर वायुमंडल न होने के कारण सारा लोड थ्रस्टर्स पर ही आ जाता है, और यही थ्रस्टर्स मिशन फेल भी करवा सकते हैं, क्योंकि थ्रस्टर्स के हाई पेलोड के कारण लूनर सरफेस की सॉइल वापस थ्रोबैक होकर लैंडर के सेंसर्स में घुस सकती है और मिशन का कल्याण हो सकता है। चांद के दक्षिणी ध्रुव तक के सफर में टेम्परेचर रैपिडली चेंज होता है। चांद को एक होल रोटेशन में लगभग 28 दिन का समय लगता है, जिसका मतलब है कि 2 हफ्तों तक सूर्य की ओर मुख करने वाली ओर का तापमान 120 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि दूसरी ओर का तापमान -230 डिग्री सेल्सियस तक होता है। साउथ पोल इन दोनों रीजन्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर एक लैंडर वहां सीधे लैंड होता है तो इसे थर्मल शॉक वेव से इसके स्क्वायर पार्ट्स निकल सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे इस कप को थर्मल इफेक्ट में तोड़ गया, वैसे ही लैंडर भी टूट जाएगा। एंड इफ लैंडर सक्सेसफुली लैंड होता है तो कम्युनिकेशन ब्रेकेज का खतरा बना रहेगा। अब चलिए देखते हैं कि इन सभी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को कैसे टैकल करने के लिए ISRO ने क्या इंप्रूवमेंट किए हैं। सबसे पहले ISRO ने पहले ही एक ऐसे स्थान का खोज किया है जहां माउंटेन्स और क्रिएटर्स का कोई नामो निशान नहीं होता है, और वहां का तापमान धीरे धीरे बदलता है। और इतना ही नहीं, जब चंद्रयान 3 14 जुलाई को लॉन्च होगा तब वह पृथ्वी के ऑर्बिट ME रिवॉल्व करेगा, फिर मून की ओर बढ़ेगा। तब तक उसकी स्पीड मिनिमल हो चुकी होगी। इससे उसे चंद्रमा के ऑर्बिट में आने की पॉसिबिलिटी हाई होगी। इससे फ्यूल की भी बचत होगी, जो लैंडिंग के समय काम आएगी। और अब इस बार के लैंडिंग के बारे में भी ISRO ने एक नया प्लान सोचा है। इस बार ISRO सीधे लैंड नहीं करेगा, बल्कि लैंडिंग से पहले ही लैंडर की गति कम कर दी जाएगी, और लैंडर पूरे चंद्रमा का एक चक्कर कटेगा और अच्छी तरह से जांच करेगा, फिर धीमी गति के साथ अपने कदम चंद्रमा पर रखेगा
और इन्हीं स्टेप्स से ये सारो बड़ी आसानी से सॉफ्ट लैंडिंग को सक्सेसफुली अकॉम्प्लिश्ड करेगा। लेकिन अब असली काम शुरू होगा। वेल, लैंडिंग करने के बाद इस बार ISRO चंद की जांच अपने रोवर से करेगा, लैंडर से नहीं। और रोवर का संचार लैंडर से होकर जाएगा और लैंडर को धूप में रखा जाएगा ताकि सिग्नल्स आसानी से ट्रांसफर हो पाएं। पर ISRO ने अपना ऑर्बिटर चंद पर नहीं भेजा है, इसलिए नहीं क्योंकि वह भूल नहीं गए, बल्कि ऑर्बिटर का काम चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर ही कर रहा है। उस मिशन का वहीं पर है। तो अब लैंडिंग हो चुकी है और जब बारी है रोवर को चंद पर रिलीज करने की, यह रोवर बेसिकली करता है कि यह मून के मिट्टी के केमिकल कंपोनेंट से इंटरैक्ट करके उसे वेव्स के रूप में इंफॉर्मेशन सिग्नल भेजेगा। इसके अलावा रोवर वायुमंडल की जांच करेगा कि चंद पर एटमॉस्फेयर इतना पतला क्यों है, क्योंकि पहले सभी को लगता था कि चंद का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। लेकिन रीसेंट स्टडीज से पता चला है कि चंद पर 10 किलोमीटर का एक आयोनस से बना हुआ एटमॉस्फेयर है। और तो और लैंडर में मून पे आने वाले भूकंप और सूर्य से आने वाले प्लाज्मा वेव्स के डिटेक्शन के लिए भी इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं। इस बार ISRO ने चंद्रयान 2 से काफी उन्नत परिवर्तन किए गए हैं चंद्रयान 3 में। और अगर यह मिशन सफल हो गया तो भारत चंद्र और पृथ्वी के इतिहास को दुनिया के सामने लाने वाला वह पहला देश बन जाएगा, क्योंकि वैज्ञानिकों ने साउथ पोल पर स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए यह देखा गया है कि वहां आइस के रूप में पानी मौजूद है। और आपको तो पता है कि जहां पानी होता है वहां जीवन होता है। तो यह मिशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और हमारा देश अंतरिक्ष में बाकी देशों से काफी आगे निकल जाएगा और साथ में AI विकास भी होगा। अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानना है तो स्क्रीन पर आए वीडियो पर क्लिक करें। अगर आपको कुछ सीखने मिला हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च करने के लिए भारत को बधाई दें। जय हिंद।